बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप लोगों का। प्रणाम सर। जी खुश रहिए भाई। चलिए हम लोग केंद्र और राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो विधायी और प्रशासनिक अधिकारों की का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं और एक वित्तीय अधिकार जो केंद्र और मध्य के बीच जो वित्तीय विभाजन है अधिकारों का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। वहाँ से भी हमारे प्रश्न बनते हैं। जी आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर, आ रही है। चलिए, तो जो वित्तीय संबंध है वहाँ से भी हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कमीशन के द्वारा कई बार पूछा गया है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लें। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि कम से कम 7, 8, 10 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो याद रखने योग्य हैं, इसलिए आप उसको दिमाग में रखें। हो सकता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आरओ में हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न ना उठें, लेकिन पीसीएस अगर देना है तो पीसीएस में आने की संभावना अधिक है। तो आप लिख लीजिए, केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध। देखिए आपके भाग, किस भाग में इसका उल्लेख है, कोई बता सकता है? भाग 12 में है वित्तीय वेरी संबंध। गुड। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 263 से नहीं 263 नहीं, 264। 264 से लेके 300 तक। जी 300 तक है, ठीक है, 300। लेकिन अब इसमें जो 264 से लेकर 300 तक है, उसका जो टॉपिक है वो है क्या? तो टॉपिक है वित्त संपत्ति संविदा तथा वाद। ये आपका भाग 12 का टॉपिक आर्टिकल 264 से लेकर 300 वित्त संपत्ति संविदा तथा वाद, ठीक है। अब यहाँ जो कर की बात आती है, जो भारत जो संघ और राज्यों के बीच कर का विभाजन है, ठीक है, उन विषयों की जब बात आती है तो वो विषय कहाँ से कहाँ तक है? कर के लिए, कर टैक्स जो लगाया जाता है, उसके जो विषय हैं वह आर्टिकल अनुच्छेद 264 से लेकर 293 तक, ठीक है। और उसके बाद संपत्ति के बारे में, संविदा के विषय में तथा वाद के विषय में 294 से लेकर 300 के बीच में, ठीक है। जब टैक्सेशन की बात आएगी तो टैक्सेशन के विषय में 264 से लेकर 293 के बीच, ठीक। और उसके बाद ये केवल वित्त और संपत्ति के विषय में, संविदा के विषय में, वाद के विषय में आपका आर्टिकल 294 से लेकर 300 के बीच, ठीक है। ये भाग, उसमें अध्याय बटे हुए हैं, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 करके, ठीक है। ये आप कुछ मूलभूत चीजें जो टॉपिक से संबंधित उसको दिमाग में रखिएगा। वित्तीय संबंध भाग 12 264 से लेकर 300 के बीच, 264 से लेकर 293 के बीच टैक्सेशन से संबंधित बातें हैं, और उसके बाद आपका संपत्ति संविदाएं और वाद के विषय में 294 से लेकर 300 के बीच में, ठीक है।
अब देखते हैं हम पहली बात, यहाँ जो आर्टिकल्स है, एक आर्टिकल आपका जो महत्वपूर्ण है 265 कहता है किसी भी प्रकार के कर का आरोपण और संग्रहण विधि के अनुसार ही हो सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। ठीक, एक शब्दावली को जरा ध्यान रखिएगा कि कर का आरोपण तथा संग्रहण मतलब आरोपित करना और उसको संग्रहित करना। ठीक, संग्रहण ये कैसे होगा? विधि के आधार पर, अन्यथा नहीं। अब विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। इसलिए कर के विषय में आरोपण और उसके संग्रहण के नियम जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। कार्यपालिका को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। कार्यपालिका ठीक को यह शक्ति प्राप्त नहीं, यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव करना है, जो हमारे यहाँ मशीनरी है, उस मशीनरी को ये पावर नहीं है कि आप कोई कर आरोपित कर दें, उसे संग्रहित करें। ये जब तक सदन हमको इस बात की का अलाउ नहीं करता, इस बात की आज्ञा प्रदान नहीं करता, तब तक हम उसको कर को ना आरोपित कर सकते हैं, ना तो संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण आर्टिकल किसमें है? यह आर्टिकल 265। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा, मेरा ये निवेदन है कि थोड़ा समय से अगर ज्वाइन कर लें तो बीच में हमको आपको। प्रणाम सर जी, खुश रहिए शुभम जी। हमने कहा कि अगर आप लोग गेट से बाहर थे तो थोड़ा हम सोचे जस्ट रूम पे पहुंच के तब ज्वाइन करें, दरअसल में। अच्छा तो वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समय से रहेंगे तो हमको बार बार जो है ना एक्सेप्ट करना पड़ता है आपकी रिक्वेस्ट को। ठीक, तो मैं सोचता हूँ 9 बजे तक अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो हमको इसमें बाधा नहीं आती बीच में पढ़ाने में। ठीक है, तो आप लोग इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, और कोई बात नहीं, शेष तो हम मैनेज कर ही लेते हैं। ठीक है, अब हम ये आर्टिकल दिमाग में रखिएगा 265। बहरहाल मेरा अनुभव जहां तक बताता है ना, होश ये आने की संभावना नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है कि इसमें कहा क्या गया है कि विधि के द्वारा ही कोई कर संग्रहित या आरोपित किया जा सकता, अन्यथा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए इस बीच करों का करों को लगाने की शक्तियां, या कह सकते हैं इसको कराधान का अधिकार। ठीक, और दूसरा राजस्व के विभाजन। ठीक, ये दोनों कर से संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य है कि कर किस विषय पे कौन सरकार कर लगाएगी और राजस्व का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो हमारे यहाँ संविधान में यह उल्लिखित है कि जिन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संघ को है, उन विषयों पर कर लगाने की शक्ति संघ को। ठीक, और जिन विषयों पर कर विधि बनाने का अधिकार राज्य को है, उन विषयों पर कर लगाने की शक्ति राज्य को है। ठीक है, ये हमारे यहाँ संविधान के द्वारा ये नियत किया गया है।
एक महत्वपूर्ण तथ्य ये समझिएगा कि अब यहाँ क्या हुआ, संघ का विषय और राज्य का विषय, राज्य का विषय, दो विषय हो गए। संघ के विषय में जिन विषयों पर संघ को शक्ति मिली है कर लगाने की, वो है हमारे यहाँ 14 विषय, ठीक। और जिन विषयों पर राज्य को शक्ति मिली है कर लगाने की, वह कितने विषय है, 19 विषय है, ठीक। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि टैक्सेशन जो है, टैक्सेशन आपका ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है, समवर्ती सूची में टैक्स नहीं आता, ठीक। अब टैक्स या तो संघ का या तो राज्य का विषय। संघ के विषयों में हमने बताया कि 14 विषय है जिसमें टैक्स संघ के द्वारा लगाया जाता है, और 19 विषय ऐसे हैं जिसमें राज्यों के द्वारा टैक्स लगाया जाता है। समवर्ती सूची में टैक्स से संबंधित कोई विषय शामिल नहीं है, और समवर्ती नहीं, अगर किसी चीज का अवशिष्ट विषय है, अवशिष्ट विषय आप लोग को मैंने बताया है कि अवशिष्ट क्या है, बता सकते हैं कोई अवशिष्ट विषय क्या है? सर जो विषय नहीं वर्णित हैं उनका। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिन विषयों पर संविधान मौन है वो हमारे अवशिष्ट विषय है, और उस पे विधि बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है, संघ को। इसीलिए उन विषयों पर टैक्स लगाने की शक्ति किसको दिया गया है, संघ को। अब हमको ये क्लियर हो गया कि कर जो है उस समवर्ती सूची का विषय नहीं है, सिर्फ संघ का विषय है, राज्य का विषय है, और जो अवशिष्ट विषय है उस पे कर कौन लगाएगा, संघ लगाएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीजें आप कर के विषय में जानते रहिए। अब देखिए, तो एक आर्टिकल हमको जो है, थोड़ा देर पानी देना हमको, एक आर्टिकल हमको क्या याद रखना है, आर्टिकल 265। इसके बाद टैक्स से संबंधित जो हमारे आर्टिकल्स आते हैं वह शुरू होता है अनुच्छेद 268 से आर्टिकल अनुच्छेद 270 तक। 270 क्या, इसको 272 रखिए। 268 से लेकर 272 तक टैक्स के विषय में वर्णन किया गया। अब पहला हम देखते हैं, कुछ टैक्स ऐसे होते हैं हमारे यहाँ किस तरीके से टैक्सेशन और उसके मतलब आरोपित करने का और संग्रहित करने का, उसको उपयोग करने का कैसे अधिकार बांटा गया है, ठीक है। राज्य सूची के विषय पर राज्य करेगी, संघ सूची के विषय पर संघ करेगी, लेकिन कुछ टैक्स ऐसे होते हैं, अच्छा संघ का जो टैक्स है वो टैक्स अंशतः या पूर्णतः राज्यों के मध्य उसका बंटवारा होता है। राज्य के टैक्स नहीं, संघ के जो टैक्स हैं वह अंशतः ऑब्लिक पूर्णतः, ठीक, राज्य तथा संघ के बीच बांटा जाता है। आपके दिमाग में एक प्रश्न ये होगा कि जब संघ सूची के विषय और उस पर टैक्स लगाने का अधिकार संघ को है, तो पूरा पैसा जो है संघ क्यों नहीं ले लेता, बंटवारा क्यों करता है, ठीक है। एक ये है। और राज्य सूची के विषय है तो राज्य सूची के विषय पर टैक्स लगाकर राज्य अपना कार्य करे। ये प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। ये प्रश्न आ रहा है ना। लेकिन हमने क्या कहा
हमने कहा कि संघ के जितने टैक्स हैं, जिन विषयों पर टैक्स आरोपित करता है, वह अंशतः या पूर्णतः राज्यों के बीच और संघों के बीच उसका बंटवारा हो जाता है। ठीक, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि संघात्मक राज्य, भारत कैसा है? संघात्मक राज्य। ठीक, और संघात्मक राज्यों में इस संघ का दायित्व होता है कि राज्य को वह पोषित करता हुआ चले, उसको संरक्षित करता हुआ चले। ठीक है, तो संघ करेगा क्या? संघ के पास टैक्सेशन के जो वो है, पूरे चूंकि पूरे कंट्री में वो टैक्स लगाता है, पूरे देश में, तो अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट होता है। तो उस टैक्स को क्या किया जाता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर, वित्त आयोग का गठन 280 में किया गया है, उस सिफारिश पर उसका बंटवारा किया जाता है। ठीक, बंटवारा कैसे? कि संघ और राज्यों के बीच उस कर का बंटवारा, और उसके साथ साथ उस कर को किस राज्य को कितना आवंटित करना है, उसका आवंटन यह वित्त आयोग करता है। ठीक, दूसरी बात, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, वो राज्यों से जो मिलकर बना है, जो राज्य उसमें बांटे गए हैं, उन्हीं के लिए ही तो सारा विकास के लिए तो उसको खर्च करना है। तो वो क्या करता है कि अपनी संचित निधि से, भारत की संचित निधि से राज्यों को जो सहायता देना है, ठीक, उस सहायता देने का कार्य भी वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से टोटल कार्य क्या है? वह जैसे एक परिवार है, परिवार में बच्चे हैं और माता पिता हैं। ठीक, माता पिता, बच्चे भी कमा रहे हैं, माता पिता भी कमा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अंततः उसकी नीयत क्या है? माता पिता किस पे खर्च करेंगे? अपने बच्चों पे तो करेंगे। उसी प्रकार से ये हमारा राष्ट्र है और ये हमारा राज्य। ठीक, हम करेंगे तो कहाँ करेंगे? अंततः हम बच्चों के लिए ही करेंगे। कहते हैं कि हम अपना जीवन तो जीते ही हैं, लेकिन जीवन जीने का आधार क्या हो जाता है? बाद में बच्चे ही बन जाते हैं। उनके लिए जीते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं। जो हम एसेट्स तैयार करते हैं, जो संपदाएं तैयार करते हैं, वो क्या है? किसके लिए है? बच्चों के लिए ही। तो इसी तरीके से संघ के कर का विभाजन राज्य और इसके बीच किया जाता है कि संघ भी अपना कार्य करे और राज्य भी काम करे। अब किस राज्य को कितना धन आवंटित करना है, कितना विभाजन है, इसका कार्य कौन करता है? वित्त आयोग करता है। ठीक है, अब हम आते हैं 268। ये अब यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल शुरू होता है। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 268। अनुच्छेद 268 क्या करता है कि कोई कर संघ लगाएगा, केंद्र लगाएगा और उसको एकत्र और उसका उपयोग राज्य करेगा। अब देखिए, पहला क्या है? केंद्र द्वारा कर लगाना, ठीक, लेकिन किंतु संग्रहण तथा पूर्ण उपयोग राज्य के द्वारा, अब वो कौन कौन से कर है कि जो केंद्र लगाता है और उसका संग्रहण और पूर्ण उपयोग राज्य करता है? आपको किसी को पता है? नहीं सर। अब देखिए, ये आर्टिकल 268 केंद्र लगाता है, लेकिन इसका संग्रहण और उपयोग राज्य द्वारा। ये क्या है? स्टाम्प शुल्क, और दूसरा इस पे जो है औषधि तथा प्रसाधन पर लगने वाला कर। आप इसको नोट करते चलिएगा।
ठीक है। स्टाम्प शुल्क और औषधि तथा प्रसाधन पर लगने वाला कर, ये क्या करेगा, एक केंद्र आरोपित करता है, लेकिन कहता है राज्य से कि तुम इसका संग्रहण करो और अपने उपयोग के लिए इस पैसे को रख लो। एक ये हो गया। एक बात जरा बताएं आप, कर और शुल्क में अंतर पता है आप लोगों को? सर कर वो होता है जो सर शुल्क देना सभी के लिए अनिवार्य होता है, जबकि कर जो होता है वो एक वर्ग विशेष से लिया जाता है। शुभम जी। सर एग्जाम्पल जैसे कह सकते हैं कि सीमा शुल्क या उत्पाद कर। नहीं, कर और शुल्क में क्या अंतर है, क्या परिभाषा? शुल्क जो होगा, शुल्क जो होगा वो किसी चीज का कार्य होने के बाद आपसे एज अ फीस की तरह से लिया जाएगा। क्या, फिर से जरा बताएं। जैसे कोई कार्य अगर संपन्न हो गया आपका, हाँ। उसके एवज में आपको फीस या शुल्क देना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और जो कर होगा वो आपको कहते हैं, मतलब वो अनिवार्यता नहीं है, लेकिन ये है कि आपको उसके बाद आपको उसका प्रॉफिट समझ में आएगा कि आपने कर दिया है तो उसके बाद उसका कुछ बेनिफिट दिखेगा। अभिलाषा जी आप ठीक बता रही हैं। देखिए, शुल्क वो होता है जो विशिष्ट कार्यों के बदले लिया जाने वाला राज्य, कर अनिवार्य होता है। क्या कह रही हैं? सर कर तो अनिवार्य होता है ना, कर तो अनिवार्य होता है, शुल्क जो हम सेवा के मैं वही बात कहने जा रहा हूँ कि शुल्क वो होता है जो किसी सेवा के बदले, विशिष्ट सेवा के बदले राज्य के द्वारा वह शुल्क लिया जाता है, वो शुल्क होता है। ठीक। और कर जो होता है वो बिना सेवा के लिए अनिवार्य रूप से आरोपित, ठीक है, वो जो मतलब धनराशि होती है वो कर कहलाती है, बिना सेवा के बदले। जैसे आप आयकर देते हैं, ठीक है, आयकर बताइए क्या किसी सेवा के बदले देते हैं? नहीं देते, उसको आपकी आय से वो काट लिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप सीमा कर नहीं है, सीमा शुल्क है, ठीक है, वो विशिष्ट सेवा आपको प्रदान कर रहा है सरकार और उसके बदले वो शुल्क ले रहा है। तो कर और शुल्क में ये अंतर समझिएगा, ठीक है। अब यहां क्या है कि केंद्र द्वारा लगाया जाने वाला कर और किंतु संग्रहण, और इसमें कर और शुल्क दोनों है, किंतु संग्रहण तथा उपयोग राज्य के द्वारा, वो कौन कौन से है? स्टाम्प शुल्क है और औषधि तथा प्रसाधन पर लगने वाला कर है। यह लगाता केंद्र है, वसूलता राज्य है, उपयोग राज्य करता है। ठीक, यह किस आर्टिकल में है? 268 में। आगे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलें। सर बैंक में एग्जाम्पल में ले सकते हैं जी, बैंक ले सकते हैं एग्जाम्पल में। बैंक कैसे? सर जैसे क्योंकि बैंक जो टैक्स काटता है वो तो एक प्रकार का कर हुआ ना, और शुल्क मतलब जो फीस देते हैं उसे शुल्क भी बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी नहीं, वगैरह। बैंक जो टैक्स काटता है वो कर नहीं हुआ, वो आपका शुल्क हुआ, ठीक है। अच्छा। जैसे आप बैंक आपको एटीएम, ठीक है, एटीएम देता है, ठीक, हाँ सर। एटीएम के बदले वो क्या लेता है? शुल्क लेता है, ना कि कर लेता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड देता है, ठीक, यस सर। तो वो बैंक की जो सेवाएं हैं, जब विशिष्ट सेवा दिया जाए उसके बदले जो धनराशि ली जाए वह शुल्क कहलाती है, ठीक है। तब सर कर इसे बोल सकते हैं जो भूमि पे लगता था। भूमि पे नहीं, भूमि पे लगे, किसी और पे लगे, कर तो बहुत सी चीजें हैं, मैं सिर्फ इसके लिए नहीं कह रहा हूं कि कर जैसे निगम कर आपका है, आय कर आपका है, ठीक है। कृषि आय के अतिरिक्त जो आपके है उस उत्तराधिकार का शुल्क लगता है, ठीक है, उत्तराधिकार के संबंध में वो शुल्क लगता है। लेकिन ये जो है, जो अनिवार्य आरोपित होते हैं वो कर कहलाते हैं, जो सेवा के बदले लिए जाते हैं वो शुल्क कहलाते हैं। चलिए सर हाँ बताएं। सर जैसे कि मतलब एकदम सामान्य उदाहरण के तौर पे मैं
मैं वो देख रही हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे ये नगर निगम में ये होता है कि आप यदि हाउस टैक्स देते हैं तो आपको वाटर टैक्स देना अनिवार्य है, भले ही आप वो वाटर टैक्स ना, मतलब कि वो नल का जल ना लेके आप अपना ट्यूबवेल वगैरह का यूज करते हो। जी जी, ये देखिए आप वाटर टैक्स देते हैं ना, आप जी आप हाउस टैक्स देते हैं, ठीक है, जी वो आपके निगम कर के अंतर्गत आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वो आपके क्या नाम है कि उसके बदले आप टैक्स उसको अदा करते हैं, ठीक, वो अनिवार्य रूप से आपको देना है। अगर हाउस टैक्स आपका बना हुआ है तो आपको हाउस टैक्स क्या है, उसके बदले कौन सी सेवा दे रहा है, क्योंकि वो क्या करता है कि आपके इतने कमरे का घर है, इतना आपका असेसमेंट हुआ, आपको इतना कर देना है, आप उसका उपयोग करें या ना करें, ठीक है। आपने घर का निर्माण कर लिया तो आपको वो टैक्स देना ही देना है, आप उस घर का उपयोग करें या ना करें, ठीक है। तो इस तरीके से शुल्क और कर को आप डिफाइन कर सकते हैं कि कर ये हमारे ऊपर आरोपित करने वाला अनिवार्य, ठीक है, इसको इसके बदले में हम कोई सेवा नहीं लेते, लेकिन शुल्क के बदले में हम एक सेवा लेते हैं, उसके बदले दिया जाने वाला कर है। और एक चीज और भी इसमें है, एक सरचार्ज है और एक सेस है। शब्दावली, सरचार्ज और सेस किसे कहते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। सरचार्ज और सेस, और सेस का मतलब क्या होता है, उपकर, ठीक। सरचार्ज का मतलब होता है अतिरिक्त कर, ठीक है। अब इसको बता सकते हैं क्या है, देखिए सरचार्ज वो होता है जब वो टैक्स पर टैक्स लिया जाए, टैक्स पर कुछ टैक्स लिया जाए, किसके लिए, मतलब अतिरिक्त उसके मतलब कार्यों के लिए वो टैक्स पर जब टैक्स लगाया जाता है तो वो सरचार्ज कहलाता है। और सेस क्या कहलाता है, जब किसी विकास कार्य के हेतु लिया जाने वाला जो शुल्क होता है, ठीक है, जब किसी विशिष्ट सेवा पर विकास करना हो उस पे जो लिया जाने वाला शुल्क होता है वह सेस कहलाता है। यह अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, और इसको जो है सरचार्ज को संसद के द्वारा अस्थायी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन सेस जो है अस्थायी होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब इनकम टैक्स जमा करते हैं तो इनकम टैक्स में 4% आपको सेस लगता है, ठीक, किसके लिए, या शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के विकास हेतु, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उस पर हम सेस अदा करते हैं, ठीक है। और सरचार्ज किसे कहते हैं कि जब हम कर पर अतिरिक्त कर लगाएं, एक्स्ट्रा टैक्स लगाएं, तो वो मेरा सरचार्ज कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आर्टिकल 268 का, अभी तक क्या था, आर्टिकल 268 का, इसमें क्या है, संघ के द्वारा संघ कर लगाए, ठीक, किंतु संघ और राज्य दोनों एकत्र और उपयोग करें, दोनों एकत्र और उपयोग करें, ठीक है। पहले में क्या था, संघ कर लगाता था और राज्य एकत्र करता था, उपयोग करता था। दूसरे में क्या है, 68 का में कहा गया है कि संघ कर लगाए लेकिन संघ और राज्य दोनों एकत्र करें और दोनों उसका उपयोग करें। ये क्या है, सेवा कर, इसको सर्विस टैक्स, यह ऐसा कर है कि
जो आरोपित कौन करता है, आरोपित संघ करता है, लेकिन संघ और राज्य दोनों एकत्र करते हैं और दोनों उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आपके किसमें है, 268 का में। इसके बाद आपका आर्टिकल अनुच्छेद 269 269, इसमें क्या है कि संघ कर लगाए और एकत्र करे, लेकिन राज्यों के बीच पूरा कर बांट दे। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। तीसरा 269 अनुच्छेद 269, इसमें क्या है, संघ कर आरोपित करे तथा एकत्र करे, लेकिन किंतु राज्यों को पूर्णतः प्रदान करने। बताएं ये कौन सा कर है? यह कर ये है वस्तुओं के क्रय विक्रय तथा वस्तुओं के प्रेषण या पारेषण तथा वस्तुओं के पारेषण ऑब्लिक प्रेषण, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पर लगने वाला कर। ठीक है, वस्तुओं के क्रय विक्रय तथा वस्तुओं के पारेषण, यानी कि एक पारेषण कहते हैं कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, प्रेषण करना, यानी कि राज्यों के मध्य उसको प्रेषित किया जाता है। उस पे जो टैक्स लगता है वो क्या करता है, संघ लगाता है, एकत्र करता है, लेकिन राज्यों को पूरा का पूरा दे देता है। ठीक है, ये हो गया 269 में। और आपके आर्टिकल, आप लोग इसको थोड़ा सा जल्दी में लिख लीजिएगा तो आपके लिए काफी काम आएगा। लिख लिए आप? जी सर। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 270 अनुच्छेद 270, इसमें क्या है, संघ कर लगाए तथा एकत्र करे, लेकिन उसका विभाजन संघ और राज्यों के बीच हो, किंतु विभाजन संघ और राज्यों के मध्य, ठीक है। ये कौन कौन से शुल्क है? ये जैसे आपका सीमा शुल्क के साथ साथ आयकर, कृषि आय को छोड़कर आयकर, निगम कर, ठीक है। ये आपके ऐसे कर हैं कि जो संघ लगाता है, एकत्र करता है, और वह संघ और राज्यों के मध्य उसका विभाजन होता है। अब देखिए, करों के 4 प्रकार हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तो संघ लगाए, राज्य एकत्र करे, ठीक। दूसरे में संघ और राज्य एकत्र करे, राज्य प्रयोग करे। दूसरे में संघ लगाए, राज्य और संघ एकत्र करे और अपना अपना प्रयोग करे। तीसरा क्या है, संघ लगाए और एकत्र करे और राज्यों को दे दे। और चौथा क्या है, संघ लगाए, एकत्र करे और राज्यों और संघ के बीच उसका विभाजन हो जाए। ये महत्वपूर्ण टैक्स आपके 268 का, 268 का, 269 और 270 में इसका मतलब वो दिया गया है प्रावधान,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आने की संभावना, आपके कमीशन के द्वारा प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक है, चलिए अब इस कड़ी में नेक्स्ट हम एक देखते हैं कि आर्टिकल 275, इसमें है राज्यों को अनुदान, राज्यों को अनुदान, ठीक, या इसको कहते हैं सहायता। आपने देखा होगा कि जब कोई आपदाएं आती हैं, कुछ और ऐसी स्थिति आती है, तो राज्यों को क्या किया जाता है, ग्रांट दिया जाता है, ठीक, उसको अनुदान दिया जाता है, उसको सहायता दी जाती है उसके विकास के लिए। ठीक है, यह किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 275। मुझे लग रहा है कि 268, 269, 270 और 275 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप अगर पिछला पेपर उठा के देखेंगे तो मुझे याद आ रहा है कि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया, जब हम लोग देते थे उस बार मुझे याद है कि प्रश्न पूछा गया था किस अनुच्छेद में राज्यों के अनुदान की बात कही गई है, तो वह आर्टिकल 275। ठीक है, इसमें आपको विभिन्न परिस्थितियों में, ठीक है, या तो उसके विकास के लिए, ठीक है, या किसी आपदाओं के लिए, ठीक है, या अन्य कार्य जब आपको लगे, जैसे कभी कभी लगता है कि किसी को किसी राज्य को जो है स्पेशल राज्य, विशिष्ट राज्य घोषित किया जाता है, तो उसमें उसको अनुदान दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 275 के द्वारा यह अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके बाद एक आर्टिकल आपका महत्वपूर्ण है 279। 279 में कहा गया है कि कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है, यह शुद्ध आगम कर की जो होती है, जो शुद्ध आगम होती है, उसका निर्धारण करने का कार्य किसको दिया गया है, कैग को दिया गया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। जैसे कि हम कोई टैक्स वसूल करते हैं, कोई कर लेते हैं, तो वसूल करने के लिए भी उसमें हमको खर्च करना पड़ता है। ठीक है, और उस खर्च में कितना खर्च हुआ, कितना मुझे प्राप्त हुआ, इसका निर्धारण करने का काम कौन करता है, यानी इसको कैग करता है, CAG। ठीक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक, जैसे मैंने आयकर एक मतलब सरकार की आय हुआ, तो आयकर तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जितनी आयकर उसको प्राप्त हुआ, जितनी राशि प्राप्त हुई वो शुद्ध उसकी मतलब आय हुई। इस आयकर को इकट्ठा करने के लिए भी उसको खर्च करना पड़ा। एक डिपार्टमेंट हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, वहाँ के कर्मचारियों को, वहाँ के और भी पेपर वर्क्स, उसको लेने देने सारे खर्च वो निकालने का कार्य के बाद तब ये कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी मुझे आय हुई। तो इस प्रकार से कैग जो है यह निर्धारित करता है कि हमको कितनी शुद्ध आय इस कर से प्राप्त हुई, वह वर्णन किसमें है, 279। ठीक, इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद आया है वो अनुच्छेद 280, वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 280, वित्त आयोग। कोई बता सकता है कि इस समय कौन से वित्त आयोग की सिफारिश आई है? 22वां नंबर है। हाँ, 15वें वित्त आयोग सर। बताएं। जी सर। करंट इवेंट 15वें वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह। एके सिंह, एनके सिंह, एनके सिंह इसके थे। ये वित्त आयोग किस वित्तीय वर्ष के लिए, मतलब कहां से कहां तक इसकी सिफारिश किया गया है? 2021 से 26 तक सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए वित्त आयोग क्या करता है।
वित्त आयोग में यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक इसलिए है कि संविधान में इसका उल्लेख है 280 में। आपका जो इसके पहले योजना आयोग था और राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या आप बता सकते हैं वो कैसी संस्था थी? संवैधानिक संस्था थी कि गैर संवैधानिक थी? गैर संवैधानिक संस्था थी। कौन? योजना आयोग? जी सर, योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था और थी। राष्ट्रीय विकास परिषद? सर वो भी गैर संवैधानिक संस्था थी क्योंकि इनका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी और राष्ट्रीय विकास परिषद जो स्थापित किया गया था वो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ठीक है, वो भी हमारे योजना से संबंधित किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए उसके संबंध में वो कार्यदायी संस्था थी। आज योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, ये हमारी संवैधानिक संस्था वित्त आयोग। इसमें अध्यक्ष और 4 सदस्य, अध्यक्ष और 4 सदस्य इसमें शामिल होते हैं और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को वित्त आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त करता है जिसको उसको पता है कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की इसके पास योग्यता है, उस व्यक्ति को सदस्य नियुक्त करता है। और इसके साथ साथ जो वित्त और लेखाओं के विषय में वो अच्छी जानकारी रखता हो, जो वित्त प्रशासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ठीक है, जिसको काफी अनुभव हो वित्त के विषय में, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर सदस्य और ये नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग मुख्यतः क्या काम करता है कि जो कर है उस कर में हिस्से का बंटवारा करने का कार्य किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है, जो आगम है, आगम राशियां यानी आने वाली राशियां, राजस्व प्राप्त करने वाली राशियां, उसमें संघ और राज्यों के बीच जो हिस्सा है उसका एक कार्य किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। और संघ और राज्यों के बीच हिस्से के बाद किस राज्य को कितना वित्त आवंटित किया जाएगा, इसका भी कार्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। एक महत्वपूर्ण और कार्य किया जाता है कि भारत की संचित निधि पर भारित होने वाले व्यय के विषय में भी, ठीक है, और जिससे ग्रांट दिया जाता है राज्यों को, उसके विषय में भी वित्त आयोग सिफारिश करता है। ठीक, और तीसरा एक महत्वपूर्ण कार्य इसका यह भी है कि जो राज्य वित्त आयोग होते हैं, ठीक, राज्य वित्त आयोग मतलब पंचायतों और नगर पालिकाओं के वित्त के पोषण के लिए, ठीक है, वो सिफारिश करते हैं। लेकिन वो सिफारिश किस पे होती है? मतलब कहां से वित्त दिया जाता है उन लोगों को? संचित निधि से। तो राज्य के संचित निधि का किस तरीके से संवर्धन किया जाए, इसकी भी सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग करता है। ठीक, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने मैं उपस्थित करता हूं कि बता सकता है कि कोई इस समय 15वें वित्त आयोग जो एन.के. सिंह के द्वारा हुआ है 2021 और 26 के बीच का, उसमें राज्यों का हिस्सा कितना आवंटित किया गया है? 41%। 41%। 41? जी सर। अच्छा, और एक चीज और बता दीजिए, इसके पहले जो 14वें वित्त आयोग था उसमें राज्यों का हिस्सा कितना आवंटित किया गया था? 42% सर। 42%। 1% ऐसा क्यों हुआ कि उसने घटा दिया, जबकि हमने अधिकांशता देखा है कि वो बढ़ता ही गया है? सर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की शाबाश, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। 1% काट दिया गया। 1% काट दिया, बहुत बढ़िया। ये महत्वपूर्ण कार्य आप वित्त आयोग के हैं। ठीक है, 280 भारत संघ, केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों का, करों का विभाजन और किस राज्य को कितना धन दे, ये कार्य ये संचित निधि पर भारित होने वाले, जिससे ऐड दिया जाता है, राज्यों को सहायता दी जाती है, उसके विषय में, और राज्य की संचित निधि के संवर्धन के विषय में यह उपाय सुझाता है। ठीक है, इस समय 15वां वित्त आयोग, ये बहुत हद तक मुझे लगता है कि प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं कि किस वर्ष से किस वर्ष तक इसका कार्यकाल है। ठीक है, गठित कब हुआ था, बता सकता कोई? क्या बोले सर, फिर से बोले।
15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? सर ये 27 नवंबर सन 2017 को शायद 17 को किया गया था। वेरी गुड। अब देखिए 17 को किया गया था, ये अपनी सिफारिश देने में 3 साल लगा दिया, ठीक है, और लगी जाता है। तो 21 से लेके आप 26 तक ध्यान रखना, कभी कभी पूछ क्या देगा 21 से 25 तक, 20 से 25 तक, ठीक है, तो इसको तब करेक्ट आप ध्यान रखना कि 21 से लेकर 26 के मध्य जो वित्तीय है वो, और इसमें राज्यों का हिस्सा 41%, जबकि 14वें में राज्यों का हिस्सा 42% निर्धारित किया गया। ठीक, ये एक महत्वपूर्ण आर्टिकल ये हो गया। उसके बाद आपको आर्टिकल 292 और आर्टिकल 293, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। देखिए 292 कहता है राज्यों या संघ को, केंद्र को ऋण लेने की शक्ति प्रदान करता है, और 293 राज्यों को ऋण लेने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक, अब ये बताइए राज्य क्या बाह्य देशों के साथ कोई समझौता करके ऋण प्राप्त कर सकता है? नहीं सर। नहीं राज्य नहीं कर सकता। नहीं सर, कर सकते हैं। कर सकता है जी सर। सर अभी बीच में मतलब मैंने देखा है, मुझे सही ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट जिसने वाइब्रेंट उत्तराखंड आयोजित किया, उसने उन्होंने विदेशों में जाके लोगों, वहां के इन्वेस्टर्स को बुलाया है। देखिए इन्वेस्टर्स को बुलाना और देशों से ऋण प्राप्त करना, ठीक, ये दोनों अलग अलग कार्य है। ठीक है, इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया निवेश करने के लिए कि आप हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ व्यापार करने की अनुकूल दशाएं हैं, आप यहाँ आके कंपनियों में निवेश करके आप धन कमा सकते। ठीक है, यह आमंत्रित किया, इसने ऋण नहीं लिया। ठीक है, और सर एक जिज्ञासा और है जी कि सर बीच में ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कुछ राज्य थे जिनको क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक से और कुछ फाइनेंस किया गया है, कुछ ऋण दिया गया है। राज्यों क्या को है? राज्यों जी सर, कुछ राज्य हैं, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा। सर तमिलनाडु हाँ। को, हाँ, तमिलनाडु में एक योजना चलाई जा रही है सर। पहले मेरी बात सुनिए, सुनिए आप। ऐसा लगा है। देखिए राज्य यहाँ पे भी ऋण नहीं लिया है, यह विश्व बैंक की, IMF की, विश्व बैंक की, एशियाई विकास बैंक की योजनाएं होती हैं। उस योजना के तहत वित्त का पोषण किया जाता है कि आप इसको लागू करिए, हम आपको धन देते हैं। ठीक है, वह ऋण नहीं लेता उससे। ठीक है, वह उस योजनाओं को करने के लिए धन प्रदान करता है। ठीक, लेकिन उसमें जो है अगर ये कहिए उधार लिया, ठीक है, तो उधार वो उससे नहीं लिया, किसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से या किसी विदेशी राष्ट्र से, वह सिर्फ उसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए उसको सहायता राशि दी जाती है, वह ऋण नहीं दी जाती। ठीक है जी सर। आप ध्यान एकदम दिमाग में रखिएगा, अगर मान लीजिए ऑप्शन आ जाए, ठीक है, तो कदाप कंफ्यूजन मत रखिएगा। किसी भी कीमत को राज्य को विदेशी राष्ट्र से या विदेशी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उससे ऋण लेने का अधिकार किसी भी कीमत पर नहीं। ठीक है जी हाँ, ये ध्यान में रखिए। अब देखिए जो संघ होता है, वह संघ कहाँ कहाँ से ऋण ले सकता है? वह संघ आपका, केंद्र आपका आर्टिकल 201 ऋण लेता है राज्यों के भीतर से भी, राज्यों के भीतर। दूसरा वो है विदेशी राष्ट्रों से, विदेशी राष्ट्रों से। ठीक, और तीसरा है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से। वित्तीय संस्था, इस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में आपका क्या है,
जैसे विश्व बैंक, ठीक, IMF है, ठीक, और एशियाई विकास बैंक, आदि, ठीक। यहां से संघ ले सकता, लेकिन इस संघ को ये लेता है, इसकी गारंटी कौन देता है? हमारे यहाँ का संघ सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, वह इस चीज की गारंटी देता है कि आप हमको ऋण दे तो हम आपको इस ऋण अदा करने का वचन देते हैं कि हम आपको ऋण अदा कर देंगे। अब देखिए, कुछ शॉर्ट टर्म्स के ऋण होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म्स के ऋण होते हैं। इसकी चर्चा जब मैं वो क्या नाम है कि इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। लेकिन वह भारत सरकार की, अच्छा, ऋण कितना ले सकता है, ऋण की उसको जितनी जरूरत होती है क्या उतना ऋण उसे मिलेगा? नहीं, उसकी जो साख होती है उस साख के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं उसको ऋण प्रदान करती हैं, ठीक है। उसका कैलकुलेशन है कि भारत की संचित निधि किस तरीके की है, ठीक है, उसको उसकी साख कितनी है, संचित निधि की साख कितनी है, उसी के आधार पर ये संस्थाएं हमको ऋण प्रदान करती हैं। तो इस तरीके से 292 आप दिमाग में रखिएगा कि संघ के द्वारा ऋण प्राप्त करने का, और 293 क्या है कि राज्य क्या करता है, भारत की सीमा के अंतर्गत वह ऋण लेने का कार्य करता है, या भारत सरकार से भी ऋण वो ले सकता है। वह कभी बाह्य देशों से, विदेशी राष्ट्रों से, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वह किसी भी कीमत पर ऋण हासिल नहीं कर सकता। ये आपका 293 हुआ। एक आर्टिकल वैसे मैं चर्चा कर ले रहा हूं, आर्टिकल 285 और आर्टिकल 289, 285 और आर्टिकल 289, ठीक, ये जानते रहिए। इसमें क्या है कि जो संघ की संपत्ति है, ठीक है, संघ की संपत्ति पर या केंद्र सरकार की संपत्ति पर राज्य उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती, ठीक। और यह किसमें वर्णित किया गया है? आर्टिकल 285 में वर्णित किया गया है कि जैसे संघ का कोई एसेट्स है, ठीक, या संघ की, जैसे मान लीजिए रेलवे निर्माण के लिए कोई कंपनी या वायुयान के निर्माण के लिए कोई कंपनी संघ ने लगाई, ठीक है, एरोप्लेन निर्माण के लिए या आपके आयुध निर्माण के लिए कोई फैक्ट्री किसी जगह लगाई, जैसे आपके रायबरेली में, ठीक, रायबरेली में क्या हुआ, रेलवे का एक व्हीकल्स बनाने का, उसके चक्के बनाने का एक कारखाना लगाया गया। अब ये राज्य कहे कि इस पे हम टैक्स लगाएंगे तो वो कार्य वो नहीं कर सकती, ठीक। राज्य की सीमा के अंतर्गत संघ के कार्यों को संपादित करने के लिए, ठीक है, जो भी सुविधाएं मिलती हैं उस पे भी वो राज्य टैक्स नहीं लगा सकती। जैसे मान लीजिए कि आपके विद्युत है, ठीक है, और रेलवे लाइन उस राज्य से गुजर रही है, उस लाइन से गुजरने के बाद राज्य से, और उसका उपयोग वो कर रहा है, कौन? रेलवे कर रहा है, या संपत्ति किसकी है? केंद्र की है। तो वहां पर वो उसके बिजली खर्च पर वो किसी तरीके से टैक्स आरोपित नहीं कर सकती। यह 285 में है। और 289 में क्या है, ठीक है, कि यह उसको विमुक्त प्रदान करता है। इसमें शब्द जो प्रयोग हुआ है कि कर से विमुक्त प्रदान करने का काम, संघ की संपत्ति पर कर से राज्य को विमुक्त करने का काम ये जो है 285 करता। और 289 क्या करता है कि राज्य की संपत्ति पर, ठीक है, राज्य का कोई एसेट्स है उस पर संघ चाहे तो संसद के द्वारा विधि बनाकर और टैक्स आरोपित कर सकता है। यहाँ एक अंतर यही है कि संघ की संपत्ति पर राज्य कोई टैक्स आरोपित नहीं कर सकता उसके उस पे, लेकिन राज्य की संपत्ति पर संघ अगर चाहे तो संसद के द्वारा विधि बनाकर यह टैक्स आरोपित किया जा सकता है। ठीक, ये आपके महत्वपूर्ण आपको टैक्सेशन से संबंधित आर्टिकल्स हैं। अब आपको 265, 268, 268 का 269, 270 ये करिएगा। 275
280 और 292, 293 इतने अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन यहीं से अराइज हो। ठीक है, उसके बाद वाद के जो हमारे यहाँ वाद है, संविदाएं है, या उससे संबंधित जो मतलब केसेस है, उसके विषय में आपको 294 से लेकर 300 तक आर्टिकल्स में है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आप इतना ही जानते रहिएगा किसके अंतर्गत है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत नहीं है। टैक्सेशन से संबंधित चीज़ों को आप जानते रहिए। ठीक है, तो आज हम वित्तीय जो संघ और राज्यों के बीच है उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। और नेक्स्ट आपके अभी तो है संघ और राज्य की जो सिविल सेवाएं हैं उस पर, निर्वाचन आयोग पर, आपातकालीन शक्तियों पर, और एक महत्वपूर्ण आपका है संविधान संशोधन, और फिर न्यायिक हमारे यहाँ पद्धतियाँ जो है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कल जो है आप लोग पढ़ के भी आइएगा, पढ़ के अगर आएंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन अराइज करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कल भारत की न्यायिक व्यवस्था के विषय में। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक केंद्र राज्य संबंध देखे हैं, कल न्यायिक व्यवस्था के विषय में हम लोग चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं।